प्रेग्नेंट हूँ पर हर वक्त एंशियस फील होता है। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। क्या पोस्टपार्टम के बाद इंटीमेट लाइफ डेड हो जाती है? ऑफकोर्स आपको एक टेंशन तो होती है क्योंकि आपके एक अंदर लाइफ डेवलप हो रही है। हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपको डॉक्टर से गो अहेड मिल जाता है तो आप प्रीनेटल योगा में जरूर जाइए। जो आप प्रेगनेंसी के दौरान करते हो वो बच्चे में भी चीजें इनकलकेट होती है। इज दैट ट्रू? प्रेगनेंसी में सब बोलते हैं हेल्दी खाओ बट बहुत क्रेविंग्स भी होती है। अपनी बॉडी को काफी सारे न्यूट्रिएंट रिच फूड दो। बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है तब काफी पैनिक्स होते हैं। पोस्टपार्टम होता क्या है और क्या ऐसी एंजाइटी या डिप्रेशन है जो नॉर्मल सिनेरियो में डिफरेंट? जो लोग नहीं बात करते हैं आपका मेंटल स्टेट, एंड दैट कैन टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ब्रेस्ट फीडिंग इतना पेनफुल क्यों होता है आफ्टर पोस्टपार्टम? प्रेगनेंसी के बाद बहुत लेडीज का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे रीगेन बैक किया जाए? ये होता है बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। सब कहते हैं कि माँ बनना बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है बट फिर भी बहुत लोनलीनेस फील होता है। लोगों ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बहुत सुना है, बट प्रीनेटल डिप्रेशन भी हो सकता है। कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेट्स से एक लेडी है कि वो नहीं खुश रह पा रही है, तो क्या उसका बच्चा भी ऐसे ही रोता हुआ आएगा? कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब सब उसे अटेंशन दे रहे होते हैं, जब बच्चा आ गया है बाहर तो सबका अटेंशन मदर से उस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें मैं घर वालों को भी ब्लेम नहीं करूंगी बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है। मैंने देखे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के केस में, जो नई नवेली हो जो बच्चा पैदा कर रहे हो, तो एक पार्ट पे तो बहुत अवेयरनेस है कि दूसरे पार्ट में ऐसी चीजें भी चल रही है। नेचुरल बर्थ और सिजेरियन बर्थ में क्या डिफरेंस होता है? कहीं लोगों को होता है कि नेचुरल बर्थ, सिजेरियन बर्थ की रिकवरी 6 to 8 वीक्स एंड नॉर्मल डिलीवरी 2 to 6 वीक्स। एक लास्ट एडवाइस उनके लिए जो कि अभी पोस्टपार्टम फेज में है या फिर जो भी नई नई मदर्स बनने वाली है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट होगा प्रेगनेंसी के ऊपर और उससे रिलेटेड पोस्टपार्टम जो जर्नी है उसके ऊपर। और इसी को बताने के लिए आज हमारे साथ है मिस गीतांजलि खन्ना, जो कि एक पोस्टपार्टम कोच है। पहले ही अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करेगी और उसके बाद पोस्टपार्टम की जर्नी शेयर करेगी। तो आई वेलकम मिस गीतांजलि खन्ना मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बहुत ही बढ़िया मैम। मैम अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपने कैसे सोचा? बिकॉज पोस्टपार्टम एक ऐसा ही बहुत डिफरेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक है, एक करियर है आई वुड से। तो आपने कैसे सोचा आप इस जर्नी में आएंगे, और क्या आप पहले से कोई जॉब करते हैं या आप इसी में ही इन्वॉल्व है? सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सो मेरी पोस्टपार्टम ट्रांजिशन कोच की जर्नी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। सो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल इन मार्केटिंग, बट मैंने साथ साथ पोस्टपार्टम ट्रांजिशन कोच का सर्टिफिकेशन किया है, एंड दैट इज़ बिकॉज मेरा खुद का पोस्टपार्टम फेज बहुत टफ रहा है। आई वॉज डायग्नोज्ड विद पोस्टपार्टम एंग्जाइटी एंड रेज. So I had a very beautiful pregnancy, very happy pregnancy, very healthy pregnancy, and thanks to my doctors. But as soon as the third day touched, right after childbirth, मेरे को mentally कुछ ठीक नहीं लग रहा था. So physical मेरी recovery again ठीक थी. I had a normal delivery. So मेरी physical recovery was on track, but I was still not feeling okay mentally. And I had great support at home. मेरे husband एकदम ही hands on dad है. He is amazing. बहुत अच्छा support है husband का. मेरी mother in law is a very good support. वो बहुत understanding है. So support system एकदम intact है. But मेरे को फिर भी ठीक नहीं लग रहा था. I was very rude to people. मैं अपने husband से ठीक से बात नहीं कर रही थी. मैं अपनी mother in law से ठीक से बात नहीं कर रही थी. My parents were very upset with me because मुझे गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा उन पे निकल जाता था. अच्छा, ओके. So and मुझको खुद नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ ये क्या हो रहा है. मैं बात बात पे रो पड़ती थी. मैं without any reason रो पड़ती थी in my postpartum phase. And here in एक तरफ से मैं अपनी बेटी से इतना इन लव हूँ. दिस इज लाइक द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड एकदम ही कॉन्ट्रडिक्टरी है जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा सैड, अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, बार बार रोना आ रहा है, ये सब फील कर रही हूँ.
एंड जब 2 महीने ये सब फील करते करते हो गए, आई वांटेड आंसर्स, क्योंकि मेरे पास कोई एपरेंट आंसर तो था नहीं कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है या फिजिकल रिकवरी नहीं है। टच वुड फिजिकल रिकवरी भी ऑन ट्रैक थी। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी, आई स्टार्टेड डूइंग योगा राइट एट 3 months एज सुन एज माई डॉक्टर अलाउड। एंड दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करी हैं, मेरी रिकवरी में बहुत हेल्प करी हैं। बट स्टिल मेरे को एक वाइट स्पेस दिखी जिसमें कुछ भी मदर के रिलेटेड स्पेसिफिक थेरेपी नहीं थी या स्पेसिफिक कोचिंग नहीं थी जो बहुत स्पेसिफिक टू मदरहुड हो या स्पेसिफिक टू पोस्टपार्टम हो। And then I came across this course of postpartum transition coach, and मैंने फिर इसकी सर्टिफिकेशन ली, एंड ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही बिकॉज मैंने इससे बहुत सीखा, मेरा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर मदर्स बिकॉज मेरे को ये फीलिंग आई कि जितना डाउन मैं चली गई अपने पोस्टपार्टम फेज में, आई डिड नॉट वॉन्ट अदर मदर्स टू गो थ्रू इट। So yeah, that's my whole journey about being a postpartum transition coach. That's very beautiful, ma'am, कि मतलब आपने एक ऐसा करियर भी चूज़ किया, मतलब डिस्पाइट आप एक जॉब करें और उसके साथ साथ बिकॉज यू फेल्ट द नीड, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप लोगों की आगे हेल्प करना चाह रहे हो इसी रिलेटेड। अच्छा, सो मेरे लिए, मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगी बिकॉज आई एम अनमैरिड, थोड़ा सा अभी कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेरा भी फेज़ आएगा होपफुली लाइफ में, तब आई विल बी डेफिनेटली एबल टू कनेक्ट। बट मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो भी फ्रेंड्स है या जो भी नोन लोग हैं जो प्रेग्नेंट इस टाइम पे है या इस जर्नी से गो थ्रू कर चुके हैं, तो उनके मैंने सवाल लिए और वही सवाल आज मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये जाता है कि जैसे एक फ्रेंड ने मेरे को पूछा कि प्रेग्नेंट हूँ पर हर वक्त एंशियस फील करते हो, तो ऐसा होता है या सिर्फ उसी के साथ हो रहा है? तो प्रेगनेंसी में एंशियस फील होता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ऑलमोस्ट सारी मदर्स एंशियस फील करती हैं बिकॉज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। तो जो लाइफ आफ्टर चाइल्ड बर्थ होती है उसके बारे में सोच सोच के एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। बट वो सम लेवल ऑफ एंजाइटी इज ओके एंड नॉर्मल, बट आई हैव सीन सम मदर्स जिनको बहुत ही ज्यादा डीप लेवल एंजाइटी होती है और वो हर वक्त नेगेटिव सोचती हैं। अच्छा, सो दैट इज नॉट नॉर्मल एंड दोज मदर्स शुड डेफिनेटली सीक हेल्प। एंड ये क्यों होता है? तो अगर आप पहले का जमाना देखेंगे उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती थी, 9 महीने कब गुजर जाते थे पता ही नहीं चलता था। करेक्ट, राइट? क्यों? क्योंकि तब मदर्स अपने घर के काम करती थी। जो प्री प्रेगनेंसी में वो काम कर रही हैं वो वही घर के काम और बाकी सारे काम उसी कंटिन्यूटी के हिसाब से प्रेगनेंसी में कर लेती थी, तो वो उनको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता था। अब इतना फियर एक बन गया है अराउंड प्रेगनेंसी कि एकदम घर पे ही बैठ जाओ। ऐसे एकदम से न्यूज आती है प्रेगनेंसी की तो मदर को तो ऐसे बोल दिया जाता है कि एकदम बेड रेस्ट पे चले जाओ, कुछ नहीं करना है, बस वहां से हिलना भी नहीं है, बिल्कुल रेस्ट कर लो। तो ऑलरेडी एंजाइटी वाला एनवायरनमेंट हमने बना दिया है फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। और उसके बाद जब वो एक घर में बंद हो जाती है, वो कहीं बाहर नहीं जा रही है, कुछ काम करने नहीं दे रहे हो आप उसको, तो डार्क थॉट्स नेचुरली आना स्टार्ट हो जाती हैं। राइट? और वो डार्क थॉट्स क्या होती हैं कि मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, कितना पेन होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ जाएगी। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपकी डार्क थॉट्स एंड देन इट कन्वर्ट्स टू एंजाइटी। सो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है कि यू नीड बेड रेस्ट, बिकॉज इन सम कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज आपको बेड रेस्ट डॉक्टर ही रेकमेंड करता है, बट अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है तो आसपास सुन के या अपने मन में नेगेटिव सोच सोच के खुद बेड रेस्ट पे मत चले जाओ। यू कैरी ऑन विद द सेम लाइफ दैट यू वर कैरिंग ऑन बिफोर प्रेगनेंसी। सो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंड रीजन ये भी है कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। सो अगर प्री प्रेगनेंसी लेवल पे आपको किसी बात का पहले से ही स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड और कुछ भी और स्ट्रेस हो सकता है, तो वो बहुत बार प्रेगनेंसी में भी ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज हमने तब तो उसको रिजॉल्व किया नहीं। तो और हमें पता भी नहीं हमें कैसे रिजॉल्व करना है। तो वो प्रेगनेंसी में क्योंकि इतने हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं तो वो बहुत अग्रेवेट हो जाता है।
अगर आपका बहुत ही इमेंस स्ट्रेस है प्री प्रेगनेंसी। एंड द थर्ड रीजन इज कि अगर आपका ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम घर पे नहीं है तो आप सोच सोच के इतनी एंग्जाइटी क्रिएट कर लेते हो कि जब बच्चा आएगा तो सब कैसे मैनेज होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाती है एक टू बी मदर को। बट अगेन अगर आपको कभी कभी एंग्जाइटी आ रही है, कभी कभी थोड़ा सा फ्यूचर के लिए आप कंसर्न हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर आप हर बार ही नेगेटिव सोचते जा रहे हो, सो भी नहीं पा रहे हो, इतनी एंग्जाइटी है, देन डेफिनेटली सीक हेल्प, दैट्स नॉट नॉर्मल। तो आई थिंक ये माइंडसेट पे बहुत मैटर करता है। और इस दौरान अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए कि मतलब आप कह रहे हो जैसे एंजाइटी होता है, नॉर्मल है, बट फिर भी एंजाइटी चाहे प्रेग्नेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, बट कैसे आप अपने आप को इस चीज़ में मतलब खैर ऑफ कोर्स आपको एक टेंशन तो होती है क्योंकि आपके एक अंदर लाइफ डेवलप हो रही है, करेक्ट, राइट। तो फिर भी इस सिनेरियो में हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? सो फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपको डॉक्टर से गो अहेड मिल जाता है तो आप प्रीनेटल योगा में जरूर जाइए। Prenatal yoga helped me also personally. As I told you earlier, I had an amazing pregnancy. I had an active pregnancy. And I believe कि उसमें prenatal yoga का बहुत बड़ा हाथ था. What is it basically? So prenatal yoga आपका योगा ही होता है. अच्छा. आपको एक इंस्ट्रक्टर के अंडर करना होता है, आप वो खुद नहीं कर सकते हो. So always under instruction. एंड उसमें जो आपके योगा के आसन्स होते हैं वही आसन्स मॉड्यूलेटेड होते हैं फॉर अ प्रेग्नेंट बॉडी। ओके। सो उसमें आपका एक तो फिजिकल बॉडी फिट रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आपको फॉर नॉर्मल डिलीवरी भी प्रिपेयर करती है प्रीनेटल योगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रीनेटल योगा इज कि आप मेंटली बहुत बहुत एट पीस एंड एट काम रहते हो। सो प्रीनेटल योगा इज वन थिंग विच विल हेल्प you a lot if you are feeling a lot of anxiety, a lot of negative thoughts are coming, बहुत ज़्यादा fear महसूस हो रहा है। Second is of course meditation. ये योगा से ही लिंक्ड है, बट सिर्फ उस 1 घंटे में ही आपको मेडिटेशन नहीं करनी जो आप योगा की क्लास लेंगे। आप आगे पीछे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में आपको और मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। सो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको सूदिंग सॉन्ग सुनने चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी सुनने चाहिए। सो वो बहुत हेल्प करता है। एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, सो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू इफ यू आर फीलिंग पैनिकी एंड इफ यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एट सम मोमेंट। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है जिसमें आप इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स लेते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 सेकेंड्स का लेना चाहते हो तो 2 सेकेंड्स इन, 2 सेकेंड्स होल्ड, 2 सेकेंड्स आउट, 2 सेकेंड्स होल्ड अगेन। सो इमेजिन अ बॉक्स एंड देन ब्रीथ इन, पॉज, ब्रीथ आउट, पॉज। इट कैन बी 2 सेकेंड्स, इट कैन बी 4, 6, 8, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। सो आपको इमीडिएटली काफी रिलैक्स करता है। सो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं विच कैन रियली हेल्प यू आउट। एंड अगर ये भी काम ना करे then it is an indication that you need external help. So go to your gynecologist, go to a therapist or a psychologist or a coach. They can definitely help you. Wow, that's really good to hear. मुझे ऐसे लगता है कि अब वही है, प्रेग्नेंट हो ना हो, ये बॉक्स ब्रीदिंग वगैरह वैसे नॉर्मली भी कितना अच्छी नॉर्मली भी बहुत यूजफुल है। इसके अलावा और कैसे मेडिटेशन, अगर ब्रीदिंग के अलावा और किस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं? मंत्रा चैंटिंग? नॉट नेसेसरी। तो मंत्रा चैंटिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अगेन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगर आपको वो नहीं करना है दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बार मेडिटेशन के अराउंड इतने सारा हो जाता है ना कि नहीं, आपको एक जगह में बैठ के बिल्कुल ही पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए एंड बहुत सूदिंग म्यूजिक चाहिए, वाटर साउंड्स चाहिए। नो, नथिंग लाइक दैट। सो आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑन योर वे टू वर्क है और आप कार में हैं, आप मेडिटेशन कार में भी कर सकते हो। तो उसमें आपको यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। ड्राइविंग करते हो? No, not while driving, sorry. You do not have to do it while driving, but if you are like in a cab or if you're chauffeur driven, then only you can do it, or if you're in a metro, so you can do it. So it's like just one example. घर पे बैठे बैठे भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो environment नहीं मिल रहा है, आसपास लोग हैं, आप फिर भी कर सकते हो। You just have to sit in a corner, close your eyes and just focus on your breath. That is meditation for you.
बट ब्राउन हाउस होल्ड्स में मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आप जैसे ही ध्यान लगाने बैठते हो, मम्मी की आवाज आ रही होती है इधर से, It भाई needs की आवाज, बहन practice. की आवाज. आई नो. So इसमें एक सजेशन ये है कि अगेन मेडिटेशन में आपको सारी आवाजों को हटाना नहीं है. You have to imbibe them, right? You have to be present. तो वो आवाजें आपको अगर बॉदर कर रही है, of course it needs practice, but it's not necessary कि आपको बिल्कुल ही शांत प्लेस में रहना है और वो बिल्कुल ही हटा देनी है आवाजें. वो अब नेसेसरी मेरे को नहीं है. बिकॉज मुझे एक्चुअली मेरे साथ तो ये हुआ है. सो आई वाज मेडिटेटिंग, मम्मी आई, कहती है कि क्या कर रही है. मैं आंखें बंद करके बैठी, अरे मेडिटेशन कर रही, देख रही ना. अच्छी बाद में कर लियो, पहले ये काम कर ले. No, I can relate to that practice. राइट. चलिए, प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आई थिंक फर्टिलाइजेशन होती है. देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी डेवलप होता है. बेबी बम्प भी आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है. थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एंड ही इज़ रेडी टू टेक बर्थ. एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, you are right. And ये 3 trimesters बहुत ही beautiful होते हैं. अच्छा. They are beautiful in their own way. Pregnancy in itself is a very beautiful journey. Right. So first trimester में जब आपको सबसे पहले पता लगता है, you know, that news, it is very very exciting for yourself and for your family, right? So वो तो एक सबसे बड़ा milestone हो ही जाता है. बट हाँ, हर ट्राइमेस्टर के थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा नॉजिया और मोशन सिकनेस जिसको कहते हैं वो हो सकता है. बट यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिथ है, मॉर्निंग सिकनेस डजंट ओनली हैपन इन द मॉर्निंग. वो आपकी ऑल डे सिकनेस भी हो सकती है. तो ये मेरे को बहुत बड़ा यू नो मिथ था कि सिर्फ मॉर्निंग में ही होगा. बट मेरा जो नॉजिया स्टार्ट होता था वो अराउंड 1 PM के करीब स्टार्ट होता था और रात तक चलता था. सो दैट इज लाइक माई केस. एंड देयर आर लॉट ऑफ मदर्स जिनको नहीं भी होता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको यू नो मॉर्निंग सिकनेस ही हो या नॉजिया ही हो. बट काफी मदर्स को होता है. सो इट कैन बी एन ऑल डे सिकनेस, अ मॉर्निंग सिकनेस और एन इवनिंग सिकनेस. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स एंड नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. एंड देन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील हो सकती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो सकती है. Another thing that a lot of people do not know कि आपका एक्चुअली में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज होता है. सो प्रेगनेंसी में हमें हमेशा लगता है ना वेट गेन होता है. बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा वेट लूज हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी बट इट कैन हैपन एंड नथिंग टू पैनिक अबाउट. अगर आपका वेट लूज हो रहा है तो इसमें कुछ पैनिक करने की बात नहीं है. इट इज ऑल्सो बिकॉज आपको बहुत फूड एवर्जन्स हो रहे हैं, आपको काफी हार्टबर्न एंड एसिडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं. सो यू डोंट फील लाइक ईटिंग हैवी मील्स और ईटिंग अ लॉट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो अपने आप को जबरदस्ती खिलाने की जरूरत नहीं है. शॉर्ट मील्स आप ले सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम. Then moving to the most fun trimester, which is the second trimester. इसमें आपका again in most cases nausea चला जाता है. एसिडिटी हार्टबर्न थोड़ा रह सकता है बट इट इज नॉट एज एक्सट्रीम. इसमें एज यू राइटली सेड बेबी बम्प दिखना भी स्टार्ट हो जाता है. एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज दैट यू फील योर बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर. सो इसको क्विकनिंग कहते हैं, which happens between week 16 and week 25. It's a very broad window. So हर मदर का बहुत different time रहता है to feel the first baby move in your belly, right? So इसमें आपको एकदम ही punches and kicks नहीं feel होंगे. Baby is still very small, but आपको flutter type of feeling या bubbles kind of feeling आपकी lower belly में feel हो सकता है. So that is one of the very exciting time during your second trimester. एंड काफ़ी फूड क्रेविंग्स हो सकती हैं. बैक पेन स्टार्ट हो सकता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड नॉट जस्ट बैक पेन बट योर साइड पेन्स इज वेल बिकॉज यू नो योर बेली इज ग्रोइंग, योर यूट्रस इज ग्रोइंग, सो इट नीड्स स्पेस. सो जब वो स्ट्रेच होता है सो इट इज़ अ बिट पेनफुल. So वो पेन्स रहते हैं. गम ब्लीडिंग is also one of the symptoms that a lot of people do not know. So gum bleeding भी हो सकता है. And again आपकी थोड़ी सी renewed energy रहेगी as compared to first trimester, but कभी-कभी tiredness feel हो सकता है because a lot is going on in your body. So that is your second trimester. And third trimester is when your body is readying itself for labor. तो इसमें Braxton Hicks हो सकते हैं which is actually false labor.
बेसिकली ब्रैक्सटन हिक्स से आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है फॉर द एक्चुअल लेबर. So that is one of the major symptoms that a lot of pregnant women go through. Second is आपको बहुत ज़्यादा leg cramps हो सकते हैं. कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, सम मदर्स गो थ्रू इट, जिसमें सो उसमें आपको फिंगर्स काफी नम फील होती हैं एंड स्पेशली रात में बहुत पेन होता है on your fingers, on your wrist, on your palm. So that is also one of the symptoms that some mothers go through. A lot of pains, belly pain, breast pain. Also another interesting aspect of third trimester is आपका colostrum बनना start हो जाता है. So colostrum is आपका first stage of breastfeed. So first stage of breast milk जो होता है वो colostrum होता है, and that is something that your baby needs in the first few days. So वो आपका third trimester में ही बनना start हो जाता है. And of course, all that time of hospital backpacking and readying your home for your baby. Wow. So all of that also happens in the third trimester. It seems very exciting. It is a beautiful period for sure. Right. सबसे painful कौन सा trimester होता है? Third one. Third is definitely the toughest. बहुत tiredness feel होती है. Third में आपको actually काफी extreme रहता है. या तो आप बहुत sleepy feel करोगे, आपको मन करेगा हर आधे घंटे में you'll be so tired and you'll sleep. Like थ्रू-आउट द डे आपको लगेगा मुझे सोना ही है, या तो एकदम इंसोम्निया हो जाएगा. रात को आप 3 बजे भी ऐसे जाग रहे होगे, नींद ही नहीं आती है. सो इट इज एक्चुअली द टफेस्ट ट्राइमेस्टर. राइट. चलिए, सो बेसिकली कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वुमेन खुश रहती है, मतलब लेडी खुश रहती है, तो उसका बच्चा भी खुश पैदा होता है. बट लेट्स से एक लेडी है, उसके घर में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं खुश रह पा रही है, तो क्या उसका बच्चा भी ऐसे ही रोता हुआ आएगा या क्या होता है? So, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मदर खुश नहीं है तो बच्चा तो खैर रोता ही आता है. बट नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे का नेचर वैसा हो जाता है. पर बायोलॉजिकली अगर बात करें तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं या अगर आप हर वक्त रो रहे हैं, सैड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको हो रही है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आ सकता है. सो प्री मैच्योर बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है इस केस में. बेबी वेट कम हो सकता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ. बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट आ सकता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप योर स्ट्रेस लेवल्स इन चेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो वो आपके बेबी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. एंड इसके लिए आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि आप अपने बेबी से बहुत बात कीजिए. अच्छा. बिकॉज अगेन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, बेबी आपकी हार्ट बीट एंड आपकी आवाज सुन सकता है. ओह वाओ. राइट. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको गर्भ संस्कार भी बोलते हैं. अच्छा. जो मैंने भी प्रैक्टिस किया था. And it can be part of your yoga or prenatal yoga that you join. You can ask your instructor for that. इसमें आप अपने बेबी से डायरेक्ट बात करते हैं. So आपका दिन कैसा रहा, आपको कैसा फील हो रहा है, how excited are you to meet your baby. Also आप अच्छा म्यूजिक सुनाइए बेबी को. Again, अगर आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो वो सुनिए, क्योंकि वो बेबी भी आपका सुनेगा. And not just good times. Obviously, you're a human being. आपके bad days भी आएंगे, just like, non-pregnancy days. And अगर आपके bad days भी हैं, वो भी आप बहुत patiently अपने baby को बता सकते हैं. Wow. At the end of the day, कि मेरे साथ आज ये हुआ. And मुझे ऐसा feel हुआ. But सब ठीक हो जाएगा. So end in a very positive note. And this is very, very powerful. Wow. And it will actually help you stay very calm. आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत दूर हो जाएंगे. पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोलते रहिए अपने आप को भी, और आपका बेबी ऑटोमेटिकली सुन लेगा. सो दैट इज वन वेरी पावरफुल वे टू कनेक्ट विद योर बेबी, टू बॉन्ड विद योर बेबी एंड ऑल्सो कीप योर स्ट्रेस लेवल्स इन चेक. तो आई थिंक ये जो प्रेग्नेंट लेडीज जो ये पॉडकास्ट देख रही है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होएगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने बेबी को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ कमिंग आउट ऑफ यू. तो उसका ध्यान रखना तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है. राइट. चलिए, अच्छा ऐसा बहुत होता है, अगर जैसे मेरी एक बड़ी सिस्टर है, मतलब आई हैव एन एल्डर सिस्टर और एक छोटा भाई है.
तो मेरी मॉम अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में हमें शेयर करती है कि जब मेरी सिस्टर बॉर्न होने वाली थी तो वो बहुत घूमने जाती थी, और मेरी सिस्टर को बहुत क्रेज़ है घूमने जाने, मतलब बाहर जाने का, फ्रेंड्स के साथ घूमने का। जब मेरा टर्न था तब मम्मा बहुत रीड करती थी, बुक्स एंड ऑल। तो मेरे को बहुत है रीडिंग की हैबिट। और जब मेरा ब्रदर, मतलब जो मेरा छोटा भाई है, उसके टाइम पर मम्मा मतलब थोड़ा बेड रेस्ट पे काफ़ी थी, तो वो थोड़ा सा लेजी है। सॉरी अगर देख रहे हो तो। बट जो है, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या बच्चे जो आप प्रेगनेंसी के दौरान करते हो वो बच्चे में भी चीजें इनकलकेट होती है? इज दैट ट्रू? सो अगेन, बच्चे का नेचर आपके जो आप प्रेगनेंसी में करते हो, बच्चे का नेचर वैसा डेवलप नहीं होता है। राइट। बट अगेन, अगर आप पॉजिटिव रह रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, अगर आपके बैड डेज और सैड डेज हैं भी, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल टू हैव, लेकिन स्टिल आपको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे काम डाउन करना है और कैसे अपने आप को दोबारा पॉजिटिव बनाना है, अगर आप वो सब कर रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी खुल के एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके बेबी की हेल्थ अच्छी रहेगी। सो हेल्थ पे बहुत डिपेंड करता है, बट नॉट रियली द नेचर। नेचर तो वो भगवान बना के ही देता है, एंड ऑफ कोर्स द सर्कमस्टांसेस ऑफ द किड अराउंड व्हेन द किड इज बोर्न। चल, बिल्कुल ठीक। नेचुरल बर्थ और सिजेरियन बर्थ में क्या डिफरेंस होता है? और कई लोगों को होता है कि नेचुरल ही जाना चाहिए, तो उसके लिए कैसे अपनी प्रेगनेंसी ऐसे करें कि नेचुरल बर्थ हो बच्चे का? राइट। सो नेचुरल बर्थ एंड सिजेरियन बर्थ, काफ़ी मदर स्ट्रेस लेती हैं कि नहीं मुझे नॉर्मली चाहिए, या कुछ मदर्स को थोड़ा फियर होता है कि मुझे वो लेबर पेन से नहीं गुजरना है, तो मुझे सिजेरियन ही चाहिए, बट मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। तो आई थिंक वो आप स्ट्रेस मत लीजिए, डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। डॉक्टर, योर गायनोकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू टेक अ कॉल एट दैट टाइम कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं कि आप, या फिर आपके और आपके बेबी को सिजेरियन की ज़रूरत है। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। बट अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, तो यस, नॉर्मल डिलीवरी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आप कर सकते हैं, इफ़ यू चूज़ टू गो अहेड विद नॉर्मल डिलीवरी, तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको जो आपका फर्स्ट आवर होता है राइट आफ्टर डिलीवरी, दैट्स कॉल्ड गोल्डन आवर, एंड उसमें आप स्किन टू स्किन कर सकते हैं विद द बेबी। आप ब्रेस्ट फीड विद इन दैट फर्स्ट आवर अपने बेबी को दे सकते हैं, सो दैट्स ग्रेट फॉर द बेबी एज वेल एज द बॉन्डिंग, योर बॉन्डिंग विद द बेबी। वो आप फुल्ली कॉन्शियस स्टेट में कर सकते हैं, जो एक सिजेरियन में फुल्ली कॉन्शियस स्टेट नहीं होती है, राइट। सेकेंड बेनिफिट इज कि अगर आपका बेबी नॉर्मल, एंड उसको विजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं, कि अगर आपका बेबी विजाइनल डिलीवरी के थ्रू आता है, तो वो काफी गुड बैक्टीरिया से एक्सपोज होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बेबीज इम्यूनिटी, बिकॉज वो ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया से एक्सपोज होके बर्थ लिया है बेबी ने। सो दैट्स ऑल्सो अनदर बेनिफिट। एंड द थर्ड बेनिफिट इज कि जो आपकी रिकवरी होती है आफ्टर डिलीवरी इन योर पोस्टपार्टम फेज, योर फिजिकल रिकवरी, वो यूजुअली फास्टर होती है इफ यू कंपेयर इट विद सिजेरियन बर्थ। Cesarean birth की recovery is anywhere between 6 to 8 weeks, and normal delivery की recovery is anywhere between 2 to 6 weeks. And वो 2 to 6 weeks भी इसलिए हैं क्योंकि it also depends आपका vaginal tear हुआ है कि नहीं हुआ है, and वो कौन सा degree of tear है. So normal delivery में भी a lot of people don't know, but vaginal tear भी हो सकता है. So your first degree tear is वो जो normally काफ़ी mothers के साथ during birth होता है, and that is mostly on the skin. Your second stage of vaginal tear goes to your perineum, and your third degree of vaginal tear is to your anus, and fourth degree is to your rectum. So अगर आपके tear पे depend करता है कि आपकी recovery कितनी छोटी या कितनी लंबी होगी। सिजेरियन एज वी ऑल नो इज अ मेजर सर्जरी, तो उसकी अपनी रिकवरी का पीरियड रहता है। बट अगेन डोंट स्ट्रेस ओवर इट, दोनों डिलीवरीज आपके बच्चे के लिए सेफ हैं एज पर व्हाट योर गायनोकोलॉजिस्ट सेज, सो ट्रस्ट योर डॉक्टर ऑन इट। यस, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो उसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। अगेन ये आपके प्रीनेटल योगा में कवर हो जाएगा। काफी सारे आसन्स होते हैं इन योर प्रीनेटल योगा विच कैन प्रिपेयर योर बॉडी टू गो थ्रू लेबर, एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर योर बॉडी टू इंक्रीज द चांसेस फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। अगेन 100% श्योरिटी आपको योगा भी नहीं देगी, 100% श्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता, बिकॉज ड्यूरिंग योर लेबर एंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, एंड अगेन डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं या सिजेरियन के लिए आपको जाना पड़ेगा। सो 100% नहीं है, बट हाँ,
योगा के थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. आपको ऑल्सो ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं योगा में कि ड्यूरिंग लेबर यू नो हाउ कैन यू गो थ्रू सच अ लॉन्ग लेबर. सो वो थोड़ा ईज आउट करने के लिए यू विल बी प्रिपेयर्ड. एंड यस, थर्ड ट्राइमेस्टर में एवरी डे आप वॉक्स करिए. वॉक्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू to your pregnant body during third trimester and to prepare yourself for normal delivery. नहीं, तो योगा से ही होगा. बिल्कुल योगा से ही होगा. I'm a big proponent of yoga. Wow, that's very good. Okay. क्या इमोशनल ब्रेकडाउन्स होना प्रेगनेंसी का पार्ट होता है या कुछ गलत हो रहा है? मतलब इज इट नॉर्मल टू हैव इमोशनल ब्रेकडाउन टाइम टू टाइम या कैसे है? राइट. सो प्रेगनेंसी में कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन होना नॉर्मल है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस व्हिच इज हैपनिंग टू योर बॉडी एंड आल्सो मूड स्विंग्स, क्योंकि मूड स्विंग्स इज आल्सो अ बिग पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी. तो इमोशनल ब्रेकडाउन कभी कभी हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल आई जस्ट रिमेंबर्ड वन ऑफ माय इंसिडेंसेस जहाँ पे मेरा बहुत ही मैसिव लेवल ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था सो कॉल्ड. मैं ऑफिस से वापस आ रही थी एंड आई वाज इन माय थर्ड ट्राइमेस्टर. एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का एक और बहुत बड़ा सिम्टम है व्हिच आई मिस्ड अर्लियर, व्हिच इज दैट यू नीड टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन. सो यू वांट टू पी अगेन एंड अगेन, यू हैव टू गो टू बाथरूम अगेन एंड अगेन. एंड उस दिन इतना ट्रैफिक था कि मुझे 3 घंटे ऑन रोड लग गए. Oh God. एंड ऑब्वियसली यू नो आई वांटेड टू यूरिनेट, आई वांटेड टू यूज अ बाथरूम. एंड रास्ते में कोई बाथरूम भी नहीं था. एंड as soon as I reached home after that 3 hours of travel, of course first I relieved myself, but then I started crying. And I started shouting. My husband and my mother-in-law were like, kya ho gaya ekdam se? So that was one of my emotional breakdowns that I had. It was not a big thing, right? It was just that, you know, I was just controlling my pee and it was, and obviously, you know, my back also started hurting and काफी कुछ, you know, body में भी चल रहा था, but it was still not a big deal. But still, बहुत ज़्यादा इमोशनल पाइल अप हो गया था मेरा ड्यूरिंग दोज 3 hours ऑफ ट्रैवल. एंड आई जस्ट रिलीज्ड इट. बट देन आई calmed myself down. And at the end, of course, positive affirmations, you know, मैंने practice करी and that helped me. So yes, emotional breakdowns like these कभी कभी होना is normal. बट अगेन अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका बहुत इमोशनल पाइलअप है जो आप ठीक तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहे हो या रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, जो आप बहुत सप्रेस करे बैठे हो और यू नो बार बार फ्रिक्वेंटली वो बाहर निकल के आ रहा है और आपकी बॉडी को भी स्ट्रेस दे रहा है. सो अगर वो हो रहा है देन डेफिनेटली टेक एक्सटर्नल हेल्प बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबीज डेवलपमेंट. राइट. अच्छा, एक मेरे को डाउट, ये मेरा खुद का पर्सनल है कि जैसे जो पीरियड्स में आप जो सिम्टम्स फील करते हो, बहुत मूड स्विंग्स होना या वो थोड़ा रिलेटेड होते हैं क्या प्रेगनेंसी से, कि उसमें भी वैसे ही होते कि एकदम अचानक रो रहे हैं या बहुत यू नो क्रेविंग्स भी बहुत होती है और तो क्या ये प्रेगनेंसी में भी सिमिलर होते हैं ये चीज़ें? हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है बट प्रेगनेंसी में उसका थोड़ा सा आप एक्सट्रीम लेवल और फेस के चलो. हाँ, बिकॉज प्रेगनेंसी के कुछ डिफरेंट ही लेवल पे चेंजेस हो रहे होते हैं यू नो इन योर बॉडी एंड इनफैक्ट मेंटली एज वेल. सो सिमिलर हैं बट एड-ऑन्स हैं उसमें काफी एंड थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे होता है. ओह गॉड, ये तो टफ लग रहा है. बट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट्स ऑल वर्थ इट. राइट. प्रेगनेंसी में सब बोलते हैं हेल्दी खाओ बट बहुत क्रेविंग्स भी होती है. तो फिर उन क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें? क्या कंट्रोल करना सही भी है कि नहीं? ये एक मदर का मतलब टू बी मदर का क्वेश्चन है. राइट. सो अगेन क्रेविंग्स हर मदर को नहीं होती है. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि यू नो आपको क्रेविंग होगी ही होगी. सो नॉट ऑल मदर्स गो थ्रू क्रेविंग्स बट हाँ काफ़ी मदर्स को क्रेविंग्स होती हैं. तो हेल्दी ईटिंग इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी. आप अपनी बॉडी को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट रिच फूड दो, प्रोटीन दो, फैट दो. आप अपने डॉक्टर से बात करो कि आपका वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा चल रहा है. इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम मदर टू मदर कि कितना वेट गेन होना चाहिए. ये भी बोलते हैं ना कि वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा नहीं होता है. वेट गेन भी आपका एक हेल्दी वे में होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एंड इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड ऑन योर प्री प्रेगनेंसी वेट एज वेल. सो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर चेकअप्स में अपना वेट गेन भी ट्रैक कीजिए जो गायनेकोलॉजिस्ट आपका एनीवे करेंगी. एंड हेल्दी फूड कीजिए. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यू नो अगर बहुत क्रेविंग्स हो रही है एंड यू नो यू वांट टू
indulge in some kind of food, then of course कभी कभी आप जरूर कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं तो encourage करूंगी that during pregnancy if your doctor allows and there are not complications in your pregnancy, then you should go out and have some food outside also. बहुत ऑयली फूड या फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत हार्ट बर्न एंड काफ़ी एसिडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं. तो वो अवॉइड करना चाहिए. पैकेज्ड फूड if you can avoid, then you should definitely avoid. Your cold drinks and all you should definitely avoid. But हाँ, sometimes indulging in some of your favorite foods is definitely okay. और मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आपका चटपटा खाने का मन करता है तो बेटी बॉर्न होती है, और अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो बेटा बॉर्न होता है. इज दैट ट्रू? सब मिथ है. मेरे सारे सिम्टम्स जो भी मतलब मैं इंटरनेट में पढ़ रही थी या मतलब मेरे रिलेटिव्स बता रहे थे, मेरे कजिन्स बता रहे थे, वो सारे सिम्टम्स एवरीवन वाज श्योर कि आई विल हैव अ सन, बट मेरी बेटी हुई है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर. आई एम वेरी हैप्पी. सो बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है. लड़कियां तो ऐसी लक्ष्मी होती है. यस. चलो, ओके. बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है तब काफी पैनिक्स होते हैं कि तो क्या इसमें क्या लेट होती है कि मतलब कईयों को नॉर्मल से लेट टाइम पीरियड पे हो रहा है, तो इसमें कोई पैनिक करने वाली चीज है या ये नॉर्मल है? जैसे मैंने पहले बताया कि जब आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट टाइम बेबी की जो मूवमेंट फील होती है वो आपको कभी भी 16 to 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बिटवीन हो सकती है. तो अगर आपको मतलब 18 वीक टच कर रहा है, 19 वीक टच कर रहा है, 20th वीक टच कर गया, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स स्टार्टेड टू पैनिक इन 20th वीक इटसेल्फ कि अब तो 20 वीक्स हो गए, 21 वीक्स हो गए. तो आप 25 वीक्स तक डेफिनेटली वेट कीजिए. अगेन आपका डॉक्टर आपके साथ है. यू कैन डेफिनेटली एनी टाइम चेक विद योर डॉक्टर एज वेल. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स भी होंगे, सो वो भी आपको तसल्ली देते रहेंगे. बट यस, आपका 7th मंथ ऑनवर्ड्स एक फ्रेज कहते हैं किक काउंटिंग. उसमें आपको थोड़ा काउंट रखना पड़ता है ऑफ योर बेबी मूवमेंट्स. एंड यू कैन डू इट ट्वाइस अ डे. सो उसमें आपको क्या करना होता है, आप अपने बेबी का नोट कीजिए कि कब आपका बेबी इज द मोस्ट एक्टिव. सो कुछ मदर्स का मॉर्निंग में होता है, कुछ मदर्स का इवनिंग में होता है, आफ्टरनून में होता है, कुछ मदर्स का ड्यूरिंग नाइट भी होता है एट 3 AM 4 AM. सो नोट कि आपका बेबी सबसे ज्यादा एक्टिव कब है. एंड एवरी डे उस एक्टिव पीरियड में इज द बेबी एक्टिव और नॉट, और डू यू सी एनी साइंस ऑफ difference in any day. So that is something that you should note. And kick counting mein you can count the movements of the baby, not just kicks. It can be twirls, swirls, punching, anything. 10 तक आप काउंट कीजिए उनको. एंड वो 10 का काउंट कितनी देर में हो रहा है, इट कैन बी 45 मिनट्स, इट कैन बी 20 मिनट्स, इट कैन बी 2 hours ऑल्सो. सो हर बेबी का डिफरेंट है. और अगर वो आपका दिन में 2 बार उसी रिदम में हो रहा है बिटवीन दैट 45 मिनट्स 2 hours, जो भी आपका बेबी का ड्यूरेशन है ऑफ दोज 10 मूवमेंट्स, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन. एंड ऑल्सो अगर ऐसा नहीं है ना तो आप पैनिक मत करो. ठीक है, बहुत रीजंस होते हैं कि उस टाइम पे बेबी मूव नहीं कर रहा है. तो just like calm down, take a sip of water, relax yourself, move a bit and then sit and then maybe focus कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और तब भी अगर आपको महसूस ना हो तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए without panicking. क्योंकि ये हो जाता है बीच बीच में, एंड इन मोस्ट केसेस इट्स ऑल फाइन. बट या यू कैन डेफिनेटली चेक विद योर डॉक्टर एनी टाइम. वाओ, दैट्स ग्रेट. प्रेगनेंसी के टाइम सब थे मेरे पास, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद से दूर थी. ये एक लेडी का क्वेश्चन आया है. सब कहते हैं कि माँ बनना बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है, बट फिर भी बहुत लोनलीनेस फील होता है. एंड तो वही अगेन इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? राइट. सो लोगों ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बहुत सुना है, बट प्रीनेटल डिप्रेशन भी हो सकता है. अच्छा. सम प्रेगनेंसीज में प्रीनेटल डिप्रेशन हो सकता है. एंड स्पेशली अगर आपको पहले डिप्रेशन रह चुका है या आपको एंजाइटी रह चुकी है, यू आर डायग्नोस्ड with any kind of mental issues pre-pregnancy, so आपकी probability थोड़ी high हो जाती है during pregnancy. Again, it's not necessary. So अगर कोई सुन रहा है जो जिसको already depression हो चुका है, anxiety हो चुकी है, so it's not necessary कि आपको pregnancy में हो, but हो सकती है. So it's called prenatal depression. And prenatal depression के केस में ये feelings आ सकती हैं कि you're sad all the time, आपकी appetite
चेंजेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या तो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भूख लग रही है, नॉट जस्ट क्रेविंग्स वाली भूख कि यू नो यू आर ईटिंग अनहेल्दी एंड यू जस्ट इंडल्जिंग, या तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, राइट, आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, आपको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, right? You're not talking properly to anyone, you are just being sad all the time, even during pregnancy. So ये कुछ symptoms हो सकते हैं of prenatal depression, and this has to be diagnosed clinically, and आपको उसमें external help की ज़रूरत पड़ सकती है, and वो आप घर बैठे बैठे नहीं resolve कर सकते, उसमें आपको external help चाहिए ही चाहिए. बट हाँ, अगर आपको ये कभी कभी मतलब वन ऑफ केस ऐसा आ गया है कि यू नो सब बैठे हैं एंड यू नो आई एम फीलिंग लोनली और अलोन, दैट इज नॉर्मल if it's just one off and it's not on a daily basis या बार बार ऐसा feel नहीं हो रहा है, तो it is absolutely normal. Again, just you know try to calm yourself down. Try to you know if you're not able to go out, अगर आपको कोई complication है and you know you're just like at home and getting this feeling of loneliness, because काफी complicated pregnancies में ये feel हो सकता है because you're on bed rest. As per your doctor, you have to take bed rest and you can't go out. So call your friends at home. राइट, अगर फ्रेंड्स भी नहीं आ पा रहे हैं, यू नो वीकडे हैं, वो अपने जॉब में बिजी हैं, वीकेंड का कोई प्लान बना लो, राइट, इनिशिएट कर लो प्लान, वेट मत करो कि यू नो फ्रेंड्स ही प्लान बनाएंगे, इट्स ओके फॉर यू टू इनिशिएट, नहीं तो वीडियो कॉल कर लो. आपकी कोई फेवरेट सीरीज है या मूवी है विच यू हैव बीन क्रेविंग फॉर वेरी लॉन्ग, कि टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड प्रेगनेंसी में थोड़ा यू नो यू आर ऑन एनीवे ऑन बेड रेस्ट एंड आपका you know you are on in your room, so you can watch that, binge watch some of your favorite series, talk to your partner a lot, right? So communication with your partner is also very important during this time, so आप अपनी feelings share करो अपने partner के साथ, so that will all help if it's a one off case like that. आप तो कर रहे हो बट वो सामने वाला पार्टनर if not interested in communicating, फिर क्या होगा? Then you will have to find alternate support. आप अगर आपका पार्टनर, आप ठीक है आप ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि यू नो एक बार मूड ऑफ है आपके पार्टनर का और उसने नहीं रिप्लाई किया, क्या पता ही इज हैविंग अ बैड डे, तो उसी वक्त ही आप मान लो कि ये तो सपोर्टिव पार्टनर नहीं है, यू शुड ट्राई मे बी द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे. बट अगर आपको रिपीटेड बिहेवियर दिख रहा है अपने पार्टनर का, दैट ही इज टू बिजी इन हिज वर्क एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, या उसकी खुद की अपने बहुत स्ट्रेस और टेंशन चल रही है, तो आप ऑल्टरनेट सपोर्ट ढूंढो. आप अपने सपोर्ट अपने पेरेंट्स में भी ढूंढ सकते हो, अपने इन-लॉज में भी ढूंढ सकते हो, अपने फ्रेंड्स में भी ढूंढ सकते हो, अपने सिबलिंग्स में भी ढूंढ सकते हो. So you shouldn't be dependent on your partner completely for that. It's your pregnancy, it's your journey, it's your baby. You have to take care of yourself and your baby. अच्छा, ये तो आपने इंटरनल बात की कि आप जो अंदर से फील कर रहे हो, बट कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आप ठीक है, आप नॉर्मल हो, बट आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बहुत खराब है, जैसे पार्टनर बहुत अब्यूजिव है या मदर इन लॉ बहुत यू नो बहुत बोल रहे हैं या बहुत कुछ चल रहा है, उस सिनेरियो में कैसे डील करेंगे ये सब चीज़ें? राइट, सो उस सिनेरियो में पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि इट इज टफ. बहुत बार क्या होता है, हमें वो फीलिंग आ रही होती है कि यू नो दिस इज अनफेयर एंड इट इज वेरी टफ, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है. सो फर्स्ट एक्सेप्ट इट इज अ टफ सिनेरियो फॉर यू, इट इज अ डिफिकल्ट सिनेरियो फॉर यू, बट यू कैन बी स्ट्रॉन्गर दैन योर सिनेरियो, राइट. सो अगेन जो मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस की बात कर रही थी, वो आप अपने आप को बोलते रहो दैट यू नो यू आर स्ट्रॉन्ग. अगर आपकी मदर इन लॉ से आपकी नहीं बनती है फॉर एग्जाम्पल, एंड रोज चिक 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 चल रही है या यू नो छोटी छोटी बातों में कुछ हो रहा है, देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि जो आपकी मदर इन लॉ फील कर रही हैं या आपको बोल रही हैं, हर इमोशन इज हर इमोशन. आपको वो इमोशन अपने पे नहीं लेना है. बहुत बार हम क्या करते हैं कि मदर इन लॉ कुछ बोल रही है, वो थोड़ा अपसेट हो गई आपके कुछ करने से, आपके कुछ बोलने से, बिकॉज एनीवे यू नो रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेन्ड है, तो आप गिल्ट में चले जाते हो या आप स्ट्रेस में चले जाते हो, ओ मैंने अपसेट कर दिया अपनी मदर इन लॉ को. दैट इज हर ओन इमोशन एंड यू हैव योर ओन इमोशन, राइट. सो आप अपने इमोशन को सेफ गार्ड करके रखो. आपको पता होना चाहिए हाउ टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस. मेडिटेशन इज अ बिग पावरफुल टेक्निक दैट कैन हेल्प you know during this tough phase and when you do not have help or support around. So wo karo, and then just like think about you and your baby, right. apne baby se baat karo, bahut sari baat karo. That will really help in this scenario. बेबी से बात करने के लिए बेबी होना चाहिए. चलिए, कईयों का क्वेश्चन होता है कि घर के काम करना सही है प्रेगनेंसी के दौरान क्या, या नहीं करना चाहिए?
राइट. सो इन मोस्ट रिस्की तो नहीं है. प्रेगनेंसी, हाँ. सो इन मोस्ट प्रेगनेंसी जहाँ पे डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है कि आपको बेड रेस्ट चाहिए, तो आप बिल्कुल घर के काम कर सकते हो. बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर ने नहीं बोला आपको बेड रेस्ट चाहिए, डॉक्टर ने बोला बिल्कुल सब हेल्दी, फैंटास्टिक, गुड प्रोग्रेस चल रहा है प्रेगनेंसी में, बट हम अपना ही फियर बना लेते कि नहीं नहीं कुछ तो है एंड मुझे तो रेस्ट चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकती. या घर वाले प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज दे आर सो कंसर्न्ड अबाउट यू एंड द बेबी. तो अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं करा है तो आप बिल्कुल घर के काम कर सकते हैं. आप अपनी यूजुअल लाइफ में जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो आप कर सकते हो. यस, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई आटे का ड्रम उठा के चल रहे हो, राइट. तो बहुत हैवी स्टफ नहीं उठाना है. अगर आप वर्कआउट करते हो, आप अपने प्री प्रेगनेंसी डेज में वर्कआउट करते हो, देन यू हैव टू बी केयरफुल इन योर प्रेगनेंसी दैट यू आर नॉट रिपीटिंग दैट वर्कआउट इन योर प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी की वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योगा सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए, बिकॉज इट इज डिफरेंट देन अ नॉर्मल वर्कआउट. सो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा. बट यूजुअली अगर आपको ऑफिस जाना है, यू वांट टू कंटिन्यू योर करियर, या आपको घर के काम जैसे जनरली करने हैं, वो आप जरूर कैरी ऑन कर सकते हो. एंड इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड वर्क. तो बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस वर्क में नहीं जाना है. बहुत ज्यादा कि मुझे बस सब कुछ ही करना है, मैं बस खड़ी रहूंगी या मैं बस काम ही करती रहूंगी विदाउट एनी रेस्ट, वो भी ठीक नहीं है. सो स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ. राइट. ये एक लास्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फिर हम पोस्टपार्टम के ऊपर स्विच करेंगे. ठीक है, तो प्रेगनेंसी में के पेन में कैसे स्माइल लाए हमेशा, एंड इज इट अ सेल्फ केयर थिंग, लग्जरी, या फिर ये बहुत ज़रूरी है? आई थिंक ज़रूरी है, इसमें सेल्फ केयर लग्जरी क्या ही हुआ. तो स्माइल कैसे मेंटेन करें? राइट. सो नेसेसरी नहीं है पूरे टाइम स्माइल करते रहना. प्रेगनेंसी इज टफ. यस, इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड बहुत इंजॉयबल भी होती है, बिकॉज आपको इतना पैम्पर करते हैं सब आसपास, राइट. सो इट इज वेरी इंजॉयबल ऑल्सो, बट टफ भी है. तो जब आपको फॉर एग्जाम्पल बैक पेन है किसी दिन, या साइड पेन्स होती हैं बहुत बार, एंड तब भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बाकियों को पता ना लगे, मैं तो बस स्माइल ही करती रहूं, वो नेसेसरी नहीं है. एम्ब्रेस योर फीलिंग, व्हाटएवर यू आर फीलिंग. इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दैट यू आर फीलिंग द पेन, प्लीज एक्सप्रेस इट टू योर पार्टनर, टू फैमिली मेंबर्स अराउंड. तो प्लीज ऐसे फोर्सफुल स्माइल लाना जरूरी नहीं है. अगेन यस, मतलब अगर आप बिल्कुल ही हर वक्त सैड हो और बिल्कुल कोई खुशी नहीं आ रही है, देन यू हैव टू सीक एक्सटर्नल हेल्प. बट कभी कभी अपसेट होना या फिर पेन, बहुत ज़्यादा अगर आप पेन में हो, देन यू शुड जस्ट टेक योर टाइम ऑफ एंड रेस्ट. तो इट्स नॉट नेसेसरी टू स्माइल ऑल द टाइम एंड टू जस्ट शो द वर्ल्ड दैट आई एम बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पेन में भी मैं बिल्कुल बढ़िया चल रही हूँ. अरे नहीं, पेन है तो है, यू कैन बी अपसेट अबाउट इट एंड यू नीड रेस्ट, सो दैट्स ओके. चल, वेरी नाइस मैम. ये तो हमने प्रेगनेंसी के जर्नी के बारे में बात की. अब बच्चा आ गया है, उसके बाद पोस्टपार्टम हम एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब सुनते हैं. तो ये पोस्टपार्टम होता क्या है, और क्या ऐसी एंजाइटी या डिप्रेशन है जो नॉर्मल सिनारियो में मतलब इट्स डिफरेंट? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. राइट. सो पोस्टपार्टम फेज जो डिफाइन होता है वो चाइल्ड बर्थ टू 6 वीक्स उसकी डेफिनेशन है. 1.5 महीने का टाइम अप्रोक्सीमेटली. हाँ, अप्रोक्सीमेटली. बट दैट्स फॉर योर फिजिकल रिकवरी विच एवरीवन नोज अबाउट. कि सबको पता है कि 6 वीक्स की वो एक फिजिकल रिकवरी पीरियड है जिसमें आपका यूट्रस भी बैक टू नॉर्मल साइज आता है. सो दैट इज योर पोस्टपार्टम फेज इन रिटन. बट जो लोग नहीं बात करते हैं, आपका मेंटल स्टेट जो होता है पोस्टपार्टम फेज में, एंड दैट कैन टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. कुछ मदर्स का 3 months तक चलता है, कुछ का 6 months, 8 months, 1 year, and even beyond 1 year. So I am actually working with a mother right now, जो 4-year postpartum phase में, and she's still struggling through a lot of maternal mental health issues. So इस बारे में कोई बात नहीं करता है, एंड वो बहुत ही लॉन्ग होता है, बियॉन्ड योर 6 weeks. एंड इसमें आप बहुत कुछ फील कर सकते हो. आई स्टार्ट विद पोस्टपार्टम ब्लूज. सो पोस्टपार्टम ब्लूज यूजुअली नॉर्मल ही होते हैं. ये आपके 2nd या 3rd डे में स्टार्ट हो सकते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड दे यूजुअली लास्ट बिटवीन 15 to 20 days. इसमें अगेन आपके बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं. बहुत गुस्सा आ सकता है, बिना बात के गुस्सा आ रहा है, बिना बात के रोना आ रहा है. एंजाइटी भी फील हो सकती है कभी कभी. So that happens during your postpartum blues phase, and ये almost 60 to 70% mothers को hit करती है,
राइट इसमें आपको यूजुअली एक्सटर्नल हेल्प की नीड नहीं होती है, ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर 15 or 20 days of postpartum. Then I'll come to postpartum depression. Now this is serious. Postpartum depression और postpartum blue में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टाइम का. सो जैसे मैंने बोला आपका पोस्टपार्टम ब्लूज 15 to 20 डेज तक ही लास्ट करते हैं, डिप्रेशन आपका 20 डेज के वे बियॉन्ड जा सकता है. सो अगर आपको लगता है कि ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो अगर बियॉन्ड जा रहे हैं ऑफ 20 डेज ऑफ पोस्टपार्टम, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है. इसमें एडेड और सिम्टम्स जो होते हैं वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू आर सैड ऑल द टाइम, आपके एपेटाइट चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा, डार्क थॉट्स भी आ सकते हैं जिसमें यू कैन फील सुसाइडल and you can feel like harming your baby as well. So that is very very serious and you should definitely take external help here. अपने बच्चे को कैसे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट ये क्वेश्चन, अपने बच्चे को कैसे हार्म करने वाले थॉट्स आ सकते? It is not in control of a mother. एक मदर अपने कॉन्शियस हेल्दी माइंड में अपने बच्चे को कभी हार्म करने का नहीं सोचेगी. So that is your postpartum depression which is not under your control and unfortunately काफ़ी मदर्स को पता ही नहीं होता कि उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, क्योंकि वो बात ही नहीं करती उस बारे में. काफ़ी ज़्यादा शेम अटैच्ड है पोस्टपार्टम डिप्रेशन रिलेटेड कि ये तो कितना हैप्पी टाइम है, आपके घर में बच्चा आया है, यू शुड बी हैप्पी ऑल द टाइम, राइट. बट वो मदर के कंट्रोल में ही नहीं है ना, क्योंकि इतने हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, इतने हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं आपकी बॉडी में. तो वो मेंटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकता है in terms of anxiety, in terms of rage, in terms of depression. And जैसे आपने बोला कि बहुत बार, not बहुत बार but कभी कभी ऐसा भी हो सकता है that you can have such kind of dark thoughts. So उसमें एक तो आपको proper diagnosis की ज़रूरत है. So you should go to your gynecologist and a proper psychiatrist to get this diagnosed. And if you are diagnosed with postpartum depression, then you need help. You need external help and you should definitely go for it. क्या सिम्टम्स होते हैं ऐसे डिप्रेशन के, एंजाइटी के, जो मतलब आप कह रहे हो लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंजाइटी फेस कर रहे हैं, तो राइट क्या सिम्टम्स आते हैं? सो आपके जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इतना खुशी का टाइम है बट आपको फिर भी खुश फील नहीं होता है, आप हर बार बहुत ज़्यादा इरिटेबल एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ दिस also happens because of sleep deprivation and you have a huge responsibility of a baby. बट अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबली हो रहा है आपको कि एकदम से ही गुस्सा आ जाता है, एकदम से आप रोना स्टार्ट कर जाते हो और वो बियॉन्ड 20 डेज हो रहा है, क्योंकि 20 डेज तक इट्स नॉर्मल एंड यू डोंट नीड एनी हेल्प, तो you should definitely seek help from a therapist or a coach, or even you can talk to your gynecologist about it. Do not keep that within you, because a lot of times what happens कि वो बहुत extend हो जाता है. हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक हो जाएगा. बट अगर वो 2-3 महीने हो गया है ना, तो इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है. एंड हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में तो हमने सुना हुआ है, ऑल्दो लोग बात नहीं करते हैं, बट हमने ये टर्म सुना हुआ है, राइट. बट काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं पोस्टपार्टम में. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, you can go through postpartum rage, you can also have a lot of identity crisis, loss of confidence, time management issues, relationship issues. इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं होते हुए. I am coaching a few mothers who are going through relationship issues and communication issues. अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, but yes, mostly हस्बैंड के साथ. Right. So that's also part of your postpartum phase. So these are also some mental health troubles that a mother can go through. And एक emotional overwhelm तो वैसे ही mothers को रहता ही है in postpartum phase, because वो एक self induced pressure भी ले लेती हैं कि मुझे perfect ही होना है, सब कुछ मुझे खुद ही करना है. So that also really impacts your mental health. और ये भी होता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब सब उसे अटेंशन दे रहे होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा बहुत रोजी चल रहा होता है, सब मदर का ध्यान, एक्चुअल में तो बेबी का ध्यान रखा जा रहा होता है, बट मदर को ऐसे फील होता है कि वाह सब मेरी इतनी केयर कर रहे हैं. एंड देन जब बच्चा मतलब आ गया है बाहर, तो सबका अटेंशन मदर से उस बच्चे पे शिफ्ट हो जाता है. तो ये आई थिंक फिर
बहुत ऐसे सेकंड थॉट्स भी आने लगते हैं कि अच्छा इन्हें सिर्फ बच्चा ही चाहिए था, मेरी तो कोई केयर ही नहीं करता। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, दैट व्हाट्स जो मेरे पास सवाल आए हैं या यही सब। तो ये जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स चल रहे हैं उस दौरान पे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसी मदर्स को? तो ये बहुत ट्रू है। जब एक बच्चा घर आता है, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एंड सब घर में बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश है, तो वो नेचुरली बच्चे पे ज्यादा इंटेंशन चली ही जाती है। एंड इसमें मैं घर वालों को भी ब्लेम नहीं करूंगी, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है, राइट? सो सबको पता है कि वो 2 to 6 वीक्स तो लगेंगे ही इन अ फिजिकल रिकवरी ऑफ अ मॉम, और वो डॉक्टर टेक केयर कर लेगा, तो और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में कोई बात करता नहीं है, ना मदर्स खुद करती हैं और ना आसपास के लोगों को पता है उस बारे में। सो उसके लिए मदर को खुद ही शेयर करना पड़ेगा दैट व्हाट अ मदर इज गोइंग थ्रू, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना इमोशनल ओवरवेल्म है, वो सप्रेस ना करें, बिकॉज देन वो फ्रस्ट्रेशन में बिल्टअप फ्रस्ट्रेशन होएगी उसकी, एंड एट द एंड वो बेबी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहीं तो निकलेगा ना एट द एंड। सो वो आप शेयर करें, मदर शुड शेयर हर फीलिंग्स विद द फैमिली मेंबर्स, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं हम इसको। सो उसमें आप अपने फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं रादर देन ब्लेमिंग दी फैमिली मेंबर्स, बिकॉज फैमिली मेंबर्स को तो पता थोड़ी है कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। तो आप अपने फीलिंग्स शेयर करो रादर देन सेइंग यू से आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, एंड आप डिफाइन करो कि आपको हेल्प कहाँ चाहिए, राइट? आपको आपने फीड करा दिया है बेबी को, एंड देन यू नीड सम रेस्ट, आपको सोने की जरूरत है, तो आप बोल दो कि बर्पिंग, नैपी चेंज और सुलाने का काम कोई और ले ले, बिकॉज मुझको मेरी नींद चाहिए। और इफ यू वांट टू टेक लाइक अ लॉन्ग शावर बिकॉज दैट काम्स यू डाउन, देन प्लीज शेयर दैट कि मेरे को रिलैक्सेशन के लिए वो चीज चाहिए, या एज सिंपल एज मुझे टीवी देखना है फॉर सम टाइम, कैन समवन एल्स make the baby sleep for those 1 or 2 hours in between the feeding sessions. So वो मदर को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एंड होपफुली जब maternal mental health issues या postpartum mental health issues की अवेयरनेस बढ़ेगी जैसे जैसे, so घर वालों को भी समझ आ जाएगा, एंड वो अटेंशन eventually, and that's my aim, वो मदर को भी मिलेगी along with the baby. वाओ। मैंने देखे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के केस में, जैसे उनकी मदर इन लॉ जैसे बोले तुम नई नवेली हो जो बच्चा पैदा कर रहे हो, हमने भी अपने टाइम पर बच्चे पैदा किया, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस चीज़ को एक पार्ट पे तो बहुत अवेयरनेस है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी, दूसरे पार्ट में ऐसी चीज़ें भी चल रही है आज की डेट में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये बहुत नॉर्मल है, एंड इनफैक्ट ये मैं खुद काफ़ी मदर्स के साथ जिनसे मेरी बात होती है, उनके साथ, मोस्ट ऑफ द मदर्स के साथ ये होता है। वो अपने इनफैक्ट नॉट जस्ट मदर इन लॉ, मदर के साथ भी जब शेयर करती है ना, तो मदर इन लॉ यही बोलती हैं कि मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये या तो वो बोलेंगी या तो दे विल जस्ट शन इट डाउन कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जा, तू बस ध्यान दे, अपने पे ध्यान दे, अपने बच्चे पे ध्यान दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर ये बोलेंगे कि ये तो हर मदर को झेलना पड़ता है, ये फ्रस्ट्रेशन तो आपकी अब पार्ट ऑफ लाइफ है, झेल लो, कर लो, एंड दोनों चीजें ठीक नहीं है। एंड ये एक्चुअली इसलिए भी है, इसमें हमारे मदर एंड मदर इन लॉ की भी गलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे दे एक्चुअली क्वाइट लिटरली हैड अ विलेज टू रेज द बेबी। काफी जॉइंट फैमिली सेटअप्स होते थे, राइट? वो अपना जो पहले घर के काम करती थी, या अगर बाहर ऑफिस का भी काम करती थी, कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एट होम वर देयर टू रेज द बेबी, राइट? अभी न्यूक्लियर सेटअप्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है जो पहले इतनी नहीं थी। काफ़ी अवेयरनेस आ गई है ऑन जेंटल पेरेंटिंग, या अब ये नहीं खिलाना, वो नहीं खिलाना, सो वो भी बहुत स्ट्रेसफुल एंड प्रेशर क्रिएटिंग है फॉर न्यू मॉम्स, जो पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था। सो वो चीज़ें ऑफकोर्स हमारी मदर्स को भी समझनी पड़ेंगी, हमारे पार्टनर को भी समझना पड़ेगा, एंड मदर्स को भी खुद इस गिल्ट से हटना पड़ेगा कि अगर ये मुझे फीलिंग्स आ रही हैं तो ये नॉर्मल है। यस, उसको ट्रिविलाइज मत करो कि वो अगर मदर को फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, सह ही लो, या ये तो कुछ भी नहीं है, यू शुड डेफिनेटली टेक हेल्प, एंड यू शुड डू बेस्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज अ मदर। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन बेबी टाइम आप जरूर निकालो, अपने लिए टाइम जरूर निकालो इन अ डे। ऑफकोर्स फर्स्ट 3 to 6 months सबसे टफ होते हैं, जिसमें योर बेबी नीड्स यू द मोस्ट, तो उसमें आप बहुत टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते हो, बट इवन इन अ डे इफ यू कैन टेक आउट half an hour 1 hour फॉर योर सेल्फ,
wherein you're doing something for yourself, you know, apart from sleep I'm talking about, then that's also a good start. So ये दोनों level of understanding ज़रूरी है for a mother also and for our mothers as well. राइट, मैंने देखा है प्रेगनेंसी के बाद बहुत लेडीज का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो उस Yeah. कॉन्फिडेंस को कैसे रीगेन बैक किया जाए? Right. ये होता है because of identity crisis. Identity crisis after childbirth is very very normal. इसमें क्या होता है कि you know आप एक you were a woman wherein you know maybe you were a career woman, or you loved to travel, or you loved going out with friends, or you loved partying, and then एकदम से after you become a mother आपकी पूरी life change हो जाती है, right? and आप सिर्फ अपनी motherhood duties में लग जाते हो. राइट, तो इसमें confidence भी shatter हो जाता है because what you were before you are not able to do that anymore. And इसमें हम अपने आप को भी we keep telling ourselves as mothers कि नहीं, हमको तो पूरा 100% सब कुछ अपना अपने बच्चे को ही देना है as a mother. So ठीक है, ये this kind of thinking works for some mothers wherein they don't want to indulge in anything else but do motherhood duties and they're happy about it. But most mothers, if वो ज़बरदस्ती अगर वो feeling ला रहे हैं कि नहीं मुझे अपना 100% ही dedicate अपने बच्चे को करना है, but they have other facets also to themselves wherein they want to be a career woman, or they want to go out and they want some parts of their life back, then वो बहुत difficult हो जाता है, वो confidence shattering होता है. तो इसमें what I advise is कि आप non motherhood bubbles बनाओ अपने लिए, wherein of course you're dedicating a lot of time to your child because your child needs you the most, but you're also dedicating some time to the other facets of your life. So after of course 3 months 6 months हो जाते हैं wherein you can be you can go out and थोड़ा बहुत बच्चा solids भी start कर देता है, तो you should take out time to meet your friends, to go out, to plan date nights with your partner. You can also resume work if you want to after your 6 months of maternity leave. You can also pursue some kind of passion that you wanted to pursue since a very long time. So this takes a lot of time. This is called reshaping of a new identity that you are creating, wherein you are very beautifully integrating other aspects of your life with motherhood. So that takes some time, and of course as coaches we also help mothers do that, but that is very very important for a mother who does a job or business, or for a mother who even who does not want to continue her business or job, or who's not into job or business, even for that mother as well, that how to integrate other aspects of your life with motherhood. So that can help you build that confidence back. वाओ, करियर के ऊपर आपने बोला, तो क्या करियर ब्रेक लेना ज़रूरी होता है एक मदर को आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या अवॉइड कर सकते हैं? So it's a choice. इसमें कुछ ना ज़रूरी है, ना कुछ बुरा है, ना कुछ अच्छा है. It's a choice that every woman takes for herself after becoming a mother. कुछ of course 6 months का maternity break तो एक आपको मिलता ही है, and वो होना भी चाहिए because आपकी physical recovery, mental recovery में आपको time period चाहिए, and of course your baby also needs you during those first 6 months because the baby is either on breast milk or on formula feed. So but after 6 months it's your choice if you want to go back to your job or your business, or if you do not want to. But इसमें एक advice ये है that, and दोनों set of mothers के लिए advice है मेरे पास, that अगर आपने ये choose किया है that you do not want to go back to your job or business and you want to dedicate yourself to your child, that is completely fine. That's your choice, but you should still do something for yourself. Right? Because हम जितना चाहें कि हम अपना we want to be perfect mothers, or we want to be great mothers, perfect mother कोई होती नहीं है. एंड एक मदर की भी, जैसे मैंने बताया पिछले आंसर में, कि एक मदर की भी डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं. सो इफ यू वांटेड टू राइट अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, सो यू कैन परस्यू दैट, और यू लाइक टू पेंट, right, so you can go back to painting while doing motherhood duties. So that's for the mothers who do not want to go back to their career, and for the mothers who want to go back to their career, go back without guilt.
बिकॉज हम वो डिसीजन तो ले लेते हैं अपने लिए कि हमको अपना करियर बनाना है अलोंग विद बीइंग अ मदर, बट वो हम बहुत गिल्ट के साथ बनाते हैं। तो Right. उसमें क्या होता है कि ना हम अपना करियर पे पूरा 100% फोकस दे पाते हैं, अपने जॉब पे या बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उस पर 100% भी फोकस नहीं दे पाते हैं, बिकॉज हम हमेशा गिल्ट में है कि मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और जब हम घर जाके एक्चुअली में बच्चे को टाइम देते हैं, हम फिर भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और वो 100% नहीं दे पाते हैं, या हम 100% अपने बच्चे के साथ हैप्पीली नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वी आर इन दैट गिल्ट कि मैंने तो पूरे दिन नहीं दिया, अब 2 घंटे में क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आप वो पूरा अपना 100% वर्क को देके आ रहे हो और अपना आके 2-3 घंटे भी अपने बच्चे को विद हैप्पीनेस, विद जॉय, विद 100% एंगेजमेंट दे पा रहे हो, then that's actually more meaningful than being in guilt all the time. So that's completely your choice, and take it without any guilt. Breastfeeding इतना painful क्यों होता है after postpartum? Right. So breastfeeding can be painful for some mothers, and mostly that happens because of latch issues. अगर baby latch नहीं कर पा रहा है, तो आपका nipple bleeding हो सकती है, sore nipples हो सकते हैं, which can lead to a lot of pain. So उस केस में आपको lactation consultant की help की जरूरत है, and you should take that help. Another issue can be breast engorgement, जिसमें आपका ओवर सप्लाई ऑफ मिल्क होता है। सो आपकी बॉडी मिल्क इतना सप्लाई कर देती है जितना आपके बच्चे को नीड नहीं होती है, तो उसमें बहुत पेनफुल होता है, वेयर इन योर ब्रेस्ट फील वेरी हार्ड, एंड बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही होती है, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी अनकम्फर्टेबल। सो उस केस में यू शुड डू हॉट massage, hot fermentation massage on your breast before feeding, and feed the baby frequently, and after feeding you should do cold compress. इसमें a lot of mothers don't even know कि पंप नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता है कि एक्स्ट्रा मिल्क सप्लाई हो रहा है, हम पंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। पंपिंग में क्या होता है कि वो एक सकलिंग एक्शन होता है which replicates your baby suckling action, और जब बेबी सकल करता है, it's actually indicating your body that you should produce more milk. तो जब आपका ऑलरेडी ओवर सप्लाई है और आप पंप कर रहे हो और वो सकलिंग एक्शन दे रहे हो, तो आपका बॉडी एक्चुअली ओवर सप्लाई में भी और प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो पंपिंग मत करो, बट हैंड एक्सप्रेस करके निकाल दो एक्स्ट्रा मिल्क को, सो दैट विल ईज आउट दैट पेन. एंड ऑल्सो एग्जॉशन, बिकॉज बेबी की बहुत फ्रिक्वेंट न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, जिसमें बेबी नीड्स टू बी फेड एवरी 1 hour or 2 hours maximum. So you can imagine, right? It's more than a full-time job. You're breastfeeding the baby after every hour or 2 hours. So that leads to a lot of exhaustion, और वो पूरी रात भी करना होता है आपको. Oh God. Yeah. And अगर आपको ये pregnancy में ही बात पता है ना, you can prepare yourself. Otherwise, it will actually come as a shock. Having said that, breastfeeding के बहुत benefits हैं. If you are able to, and if you can breastfeed your baby, you should, because it will help build immunity for the baby. Long term काफ़ी diseases की probability कम हो जाती है for the baby. So for example, type 1 diabetes, asthma, इसकी probability काफ़ी कम हो जाती है on the baby. And also ये आपके लिए भी बहुत beneficial है for a mother too, because आपका breast cancer की भी probability कम हो जाती है for every 12 months that you breastfeed your baby. And आपकी recovery भी faster होती है, and weight loss में भी help होता है आपका after childbirth. So it has a lot of benefits. Right. क्या postpartum के बाद intimate life dead हो जाती है या ये? So ज़रूरी नहीं है. Of course it will take time. So 6 weeks का normal period होता है wherein you should not indulge into your sex life, and even after 6 weeks you should check with your gynecologist if your body is ready for an intimate life. And also even after that, a lot of mothers are not mentally ready, because already the exhaustion hai, and your focus is totally on the baby. So it is completely fine to take your time. You should actually talk to your partner if आपके partner की expectation कुछ और है, तो बहुत patiently अपने partner से बात करो, express करो that it will take some time and I need that time. And when you are actually ready, then don't attach that shame, because बहुत बार वो एक shame attach हो जाता है कि now I'm a mother, if I should go back to an intimate life. It is just like your any other aspect to you, right? You are a mother,
but you're also a wife, right? So without any shame, you should get back to your intimate life when you are mentally and physically ready. राइट। एक लास्ट एडवाइस उनके लिए जो कि अभी पोस्टपार्टम फेज में है या फिर जो भी नई नई मदर्स बनने वाली है, तो सबको जो हेल्प हो जाए, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पोस्टपार्टम जर्नी के लिए एक एडवाइस? Right. So, the सबसे top most advice that I give to mothers that I work with, and that's like the most effective, is to take time out for yourself. बहुत difficult लगता है, but होता नहीं है if you really want to do it. As I said that, you know, first 3 months and 6 months में अगर आप half an hour भी अपने लिए निकाल पा रहे हो, then that's good, right? You can read a book at that time, you can watch some series, you can talk to a friend, and even beyond 6 months, if you can, you should meet friends, you should go for maybe a pedicure, a haircut, do anything that you love, right? So self-care and self-time is something which is very, very important. उसमें होता क्या है, जो आपकी इतनी frustration और exhaustion जो build up हो जाती है, you actually give yourself time to rejuvenate and reset. So that जब आप actually अपनी motherhood duties में दोबारा वापस जाएं, you can be happier and you can give yourself 100% to your baby. So actually, of course, you're doing it for yourself. You're also doing it for your child. Because if you're happy and if you're not frustrated, it'll pass on to your child as well, your happy self. So that's like the topmost advice for the mothers who are watching this right now. चलिए, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर शो। और मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी फेज से गुजर रहे हैं या फिर पोस्टपार्टम जर्नी में है, तो आप इन मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हर नेम इज़ मिस गीतांजलि खन्ना एंड शी इज़ अ पोस्टपार्टम कोच। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या बातचीत करनी है या एडवाइस लेनी है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर। इनका लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank you for inviting me. गांधी टॉक्स की तरफ से एक छोटा सा जेस्टर आपके लिए। Thank you so much. थैंक यू मैम। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ रखिए, इससे हमें भी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, स्पेशली अगर इस पॉडकास्ट में पोस्टपार्टम रिलेटेड कोई या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ उसे भी टाइप कीजिए, हम डेफिनेटली उनको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. ओके।